हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का समाकलन देखेंगे। समाकलन मतलब मैथमेटिक्स में नहीं, ठीक है ना, यानी 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है और बच्चों इस सीरीज को तैयार करने में लगभग 4 घंटे का वक्त लगा है। सो इस मेहनत के लिए बच्चों 1000 लाइक आप लोग करवा दीजिए। बस गुरु दक्षिणा यही चाहिए कि बस 1000 लाइक आप लोग कर दीजिए इस वीडियो पर, इतना प्यार दीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 1 लाइनर हैं और इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो मान के चलिए अगर इन सारे क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया तो आपके बायोलॉजी के इस अकेले वीडियो से आपके 20 से 25 नंबर एकदम क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, और इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो ये है बच्चों कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आभासी फल क्या होते हैं। तो आभासी फल बच्चों, या फिर इसी को असत्य फल, या इसी को अंग्रेजी में फॉल्स फ्रूट, ठीक है, या इसी को मिथ्या फल भी कहते हैं। आभासी फल ऐसे फल होते हैं बच्चों जिनका निर्माण पुष्पासन से होता है, यानी जिसके फल के निर्माण में पुष्पासन, दलपुंज, बाह्यदल सभी शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। और आभासी फल के एग्जाम्पल की बात करें, पहला है सेब और दूसरा है स्ट्रॉबेरी जिसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर हम बात करें 2022 में भी आया है और 2019 में भी पूछा गया था कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो जलीय परागण जिनमें होता है बच्चों उन पौधों के नाम है हाइड्रिला, ठीक है ना, हाइड्रिला, और दूसरा है ईल घास, ठीक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चों देखिए आपको इसमें ज्यादातर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा 2 पौधों के नाम, 2 जीवों के नाम, 2 रोगों के नाम, इस तरह से, मतलब आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है कि मांसल फल, मांसल फल क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मांसल फल क्या है। ध्यान से समझना, पहले परिभाषा देख लेते हैं बच्चों कि जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है। सरस यानी रसों से भरा हुआ, ठीक है ना, वही चीज है। गूदेदार का मतलब क्या है, जिसमें मतलब पूरा दल हो, ठीक। तो जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है वे फल क्या कहलाते हैं बच्चों, मांसल फल कहलाते हैं। और ये फल देखिए अस्फोटक होते हैं। अस्फोटक का मतलब होता है बच्चों कि जो मतलब जल्दी से सड़ करके नष्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी सड़ के अगर नष्ट भी हो जाते हैं तो इनके बीज नहीं खराब होते हैं। वही कह रहा है कि ये फल अस्फोटक होते हैं जिसके कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते हैं। जैसे आम में देख लीजिए, आम है भैया, इसीलिए कहावत में कहा जाता है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम जैसे है बच्चों, तो उसमें अगर गूदा पूरा सड़ भी जाए लेकिन उसमें जो बीज है, गुठली है, वो सड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो इस फल को क्या कहते हैं, मांसल फल, ठीक। आम एक मांसल फल या गूदेदार फल या सरस फल कहलाता है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बच्चों कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक परिपक्व मतलब जो बच्चों पूरी तरह से तैयार हो चुका हो। तो एक परिपक्व परागकण में कौन कौन सी कोशिकाएं शामिल होती हैं। पहला है बच्चों जनन कोशिका और दूसरा वर्धी कोशिका, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बच्चों ये बात करें तो 2022 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है, यानी जो पुष्प होते हैं उसमें दलपुंज का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। देखिए दलपुंज बच्चों जो पेटल्स होती हैं, यानी पंखुड़ियां होती हैं जो रंग बिरंगी होती हैं, लाल, पीला, नीला, ठीक है ना, सफेद, तो वो दल, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं, ठीक, गुलाबी रंग की,
और कमल में बात करें तो कमल में भी इसी तरह से। ठीक, तो ये बच्चों दलपुंज होते हैं। जैसे सूर्यमुखी है तो उसमें पीले दलपुंज होते हैं। तो कह रहा है कि दलपुंज का क्या कार्य है। देखिए दलपुंज जो होता है बच्चों वो रंग बिरंगा, मतलब दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है। हम सभी जानते हैं कि फूल क्या होते हैं भाई, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बदनसीब इंसान होगा जिसे फूल नहीं पसंद, ठीक है ना, अन्यथा सभी को पसंद होते हैं। तो फूलों का जो बच्चों रंग बिरंगा होना एक प्रकार के आकर्षण का केंद्र है। यानी ये क्या करता है, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फूलों में यानी दलपुंज का जो कार्य होता है, फूल रंग बिरंगे इसलिए होते हैं बच्चों ताकि कीट उसके रंग को देख करके आकर्षित हो जाएं और उसके मकरंद यानी सुगंध से आकर्षित हो जाएं और परागण की क्रिया उसमें हो सके। तो फूलों का रंग बिरंगा होना यह आकर्षण का एक केंद्र है, ठीक है ना, जो क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कीट द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन भी बच्चों अब की बार 2022 में पूछा गया था कि कीट द्वारा परागित पौधे का क्या नाम है, ठीक है ना। तो कीटों के द्वारा यानी जो प्रमुख रूप से कीटों के द्वारा, वैसे बहुत सारे पौधे हैं बच्चों, लेकिन कीट के द्वारा जो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें सबसे प्रमुख में आता है मदार। मदार आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सर्च मार के देख लीजिए कि मदार का पौधा कैसा होता है, ठीक है ना। ये गांव देश में भी आपको मिल जाएगा इसका पौधा, ठीक। तो कीट द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए, ये क्वेश्चन आया था। तो कीट द्वारा परागित जो पौधा है वो है मदार, ठीक है ना। बहुत सारे पौधे हैं, इससे ऐसा नहीं है कि केवल यही है। अगला है अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक फलन क्या है बच्चों, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कहेंगे एग्जाम नहीं हुआ था, तो भैया हुआ था, जिन्होंने दिया था उसमें आया था। तो अनिषेक फलन क्या है, नाम से ही जाहिर हो रहा है बच्चों। पहले देखिए बायोलॉजी में यही तो होता है, हम शब्द की गहराई को समझे। पहले कह रहा है कि अनिषेक, अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के, फलन यानी फल बनना, ठीक है ना। अब देखिए भैया बिना निषेचन के तो फल बन नहीं सकता है, पहले निषेचन होगा तब जाकर के फल बनेगा। लेकिन क्या है, कुछ फल ऐसे भी होते हैं बच्चों कि जो बिना निषेचन के बन जाते हैं। जैसे अब चलिए देखते हैं परिभाषा क्या लिखना है। तो समझ में आ गया ना, शब्द का मतलब अनिषेक यानी बिना निषेचन के, फलन यानी फल बनना। जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है ना, अंडाशय से फल का, क्योंकि बच्चों अंडाशय का परिपक्व भाग ही फल बनाता है और बीजांड का परिपक्व भाग बीज बनाता है। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अंडाशय मतलब फल का निर्माण कैसे होता है, तो अंडाशय के परिपक्व भाग से, और फल बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ लेना। अब देखिए क्या लिखेंगे बच्चों कि जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अंगूर, केला आदि। इसमें क्या होता है बच्चों, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टेपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। 2022 में यह भी क्वेश्चन आया था कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है। बच्चों टेपिटम जो है बच्चों वो पराग कोश की एक भीतरी परत होती है, यानी पराग कोश का जो भीतरी आवरण होता है, भीतरी परत होती है, उसको कहते हैं टेपिटम, ठीक है ना। यानी पराग कोश क्या है बच्चों, पराग कोश यानी जिसमें परागकण रहते हैं। पराग कोश एक प्रकार का डिब्बा है और पराग कोश में ही परागकण, कोश माने कमरा होता है, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। तो पराग कोश का जो भीतरी परत होता है बच्चों उसे कहते हैं टेपिटम। और टेपिटम का कार्य क्या है, तो ऐसे बहुत कार्य हैं लेकिन यहाँ पर एक ही लिखा है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों डीपली नहीं लिखना है। जिस तरह से क्वेश्चन का मार्क होता है उसी अकॉर्डिंग हमें लिखना भी होता है। तो यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है, क्योंकि भैया जो परागकण होते हैं वो परागकोश में होते हैं और परागकण को जो पोषण देता है वो कौन देता है, टेपिटम। हालांकि ये फूलों को रंग भी मतलब जो फूलों का रंग होता है, यानी फूलों के रंग में जो बच्चों बात करें मकरंद होते हैं, एंजाइम होते हैं, उनका भी स्राव यहाँ से होता है, हार्मोन्स का भी स्राव यहाँ से होता है। तो बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना देखना है कि टेपिटम परागकोश की भीतरी परत है और यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगला देखते हैं। और हाँ बच्चों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम यही सलाह देंगे बच्चों, आप
पेपर और पेन लेकर के बैठिए और सारे क्वेश्चन को आप भी लिखने का प्रयास करिए। 4-4 घंटे लिख करके हम वीडियो आपको दे रहे हैं, तो आप भी अगर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही ज्यादा आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी और प्रैक्टिस तो अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक तैयारी का तरीका होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों वो है मानव जनन चैप्टर से, दूसरे चैप्टर मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है ना। उसमें से बच्चों कह रहा कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा था। तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं, सबसे पहले अगर पूछ ले कि लीडिंग कोशिकाएं क्या है, तो लीडिंग कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती हैं, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे पूछ सकता है तब भी आप इसको वही बताएंगे, या फिर लीडिंग कोशिकाओं का कार्य पूछेगा, या पूछेगा बच्चों लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है ना। यानी लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या है, हार्मोन्स का स्राव करना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि शुक्राणु के एक क्रोमोसोम भाग को काटकर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए बच्चों जो शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है, हमें पता है कि ऊपर एक चम्मच के आकार की संरचना होती है, फिर नीचे ऐसे पूंछ बन जाता है, और जो सबसे ऊपरी भाग होता है हल्का यहां से बच्चों उभरा हुआ, इसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक ना, एक्रोसोम कहते हैं। अब जब निषेचन होता है बच्चों, जब ये किसी अंडाणु के किसी यानी अंडे के पास जाता है, जब तो अंडे के पास जब जाता है तो बच्चों यही वाला भाग यानी ये जो सिर वाला भाग है, यही वाला भाग पूरा अंदर प्रवेश कर जाता है, बाकी इसका सिरा जो है वो बाहर ही रह जाता है। तो यानी ये क्या करता है, ये जो एक्रोसोम है बच्चों, इसमें क्या है, एक प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है जो इस पन्नी को यानी अंडे की झिल्ली को भेद देता है, यानी गला कर अंदर घुस जाता है। अगर इसी को हम काट कर निकाल देंगे तो ये अंदर जा नहीं पाएगा और निषेचन नहीं हो पाएगा, यानी जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे नहीं तो भैया फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी नहीं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कह रहा कि यदि एक्रोसोम को काटकर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो एक्रोसोम को अगर हम काटकर इसको निकाल देंगे बच्चों, इस शुक्राणु के एक्रोसोम को, तो निषेचन की जो प्रक्रिया है रसगुल्लों वो नहीं होगी, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी यही क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त चक्र क्या है। देखिए इसका कई नाम है, आवर्त चक्र, मासिक चक्र, या फिर बच्चों इसी को कहेंगे ऋजु मतलब ऋतु चक्र या ऋतुस्राव, कई नाम कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखिए आवर्त चक्र जिसको अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसी को बोला जाता है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आवर्त चक्र क्या है इसको समझिए। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बस इतना लिखना है, अगर ये लॉन्ग में आता है तब कैसे लिखना है उसकी हम वीडियो लाएंगे, आप परेशान मत रहिए। तो 1 नंबर में जब आएगा बच्चों इतना लिखना है कि मादाओं में यानी जो भी क्या होते हैं प्राइमेट्स होते हैं, मादाओं में अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है बच्चों वो 28 दिन के चक्र में होती है। यानी जो महिलाओं में अगर हम बात करें, ठीक है ना, महिलाओं क्या जो स्तनधारी होते हैं, जीव में भी बहुत सारे जीव में भी ऐसा होता है, तो जो भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना, और खास तौर पे यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो हम महिलाओं की बात करेंगे। तो जो महिलाओं में बच्चों प्रत्येक 28 दिन के बाद अंडाणु मोचित होते हैं, यानी अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। वही कह रहा है कि मादाओं में अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 28 दिन के चक्र में होती है, और इसी चक्र को बच्चों मासिक चक्र या आवर्त चक्र या ऋतु चक्र कहते हैं, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए। यानी आवर्त चक्र को बच्चों कौन कौन से हार्मोन्स प्रेरित करते हैं, और कह रहा है कि 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए। देखिए आधे आधे नंबर का क्वेश्चन होता है तो 1 नंबर मिल जाएंगे। एस्ट्रोजन पहला हार्मोन है बच्चों, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। अगर ये नहीं पता है तो अगला है बच्चों LH हार्मोन्स, इसको भी समझ लीजिए, और उसके बाद
FSH हार्मोन्स। तो ये मान के चलिए 4 हार्मोन्स हो गए, ठीक है ना। आपको केवल 2 लिखना है तो 4 हार्मोन्स के नाम याद रखिए, ठीक ना। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और यहाँ इसको बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये रहे आवर्त चक्र को नियमित करने वाले हार्मोन्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों वो है तीसरे चैप्टर जनन स्वास्थ्य से। इसमें कह रहा है कि किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए, यानी सहायक जो जनन तकनीकी है। सहायक जनन तकनीकी ऐसी होती है बच्चों जिसकी सहायता से बंध का मतलब क्या है, जिनको संतान नहीं होती हैं उनको संतान प्रदान किया जाता है। ऐसी तकनीकी को सहायक जनन तकनीकी, ठीक है ना, कहते हैं। अब देखिए सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखना है, तो पहला हो गया बच्चों पात्रे निषेचन या IVF कहते हैं। देखो ये लॉन्ग में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। अब की बार भी 2 से 3 सेट में आया था कि IVF तकनीक क्या है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक, इसी को कहते हैं बच्चों पात्रे निषेचन या इसी को परखनली शिशु कहते हैं। तो लॉन्ग में इसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ केवल तकनीकी का नाम लिखना है। तो पहला है पात्रे निषेचन, दूसरा है कृत्रिम गर्भाधान। देखिए थोड़ा बता देते हैं कि पात्रे निषेचन यानी परख नली शिशु क्या होता है, जिसमें पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को उनके शरीर के बाहर उतने ही टेम्परेचर पर एक परख नली में मिलाते हैं, और जब निषेचन हो जाता है तो फिर से महिला के यूट्रस बोले तो गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर बच्चे का जो विकास होता है यानी भ्रूण का विकास बच्चों एक नॉर्मल बेबी की तरह होता है, ठीक। और फिर यहाँ से कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, इसमें कृत्रिम तरीके से, ठीक है ना, या सिरिंज यानी इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को वजाइना के माध्यम से यूट्रस में पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, यानी महिलाओं के गर्भाशय में। तो ये है सहायक जनन तकनीकी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है कि मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आया था कि मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचारित रोग कौन कौन। यौन संचारित रोग का मतलब बच्चों ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, ठीक है ना, जिसमें यानी सावधानियां न बरती जाएं, तो ऐसे रोग को अपन बोलते हैं यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग में कौन कौन से, सबसे प्रमुख तो भाई साहब एड्स ही आ जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। तो एड्स हो गया बच्चों, और दूसरा सुजाक या इसी को गोनोरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं यौन संचारित रोगों के नाम, ठीक। इसके बाद इसमें सिफिलिस वगैरह भी है, लेकिन 2 है तो 2 समझिए। चलिए अगला हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यौन संचारित रोगों से बचने की 2 विधियां बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आया था। तो यौन संचारित रोगों से बचने की 2 विधियों का केवल नाम लिखना है, आपको डिटेल्स में नहीं समझाना, क्योंकि 1 नंबर है तो भाई साहब बहुत ज्यादा लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो पहली जो विधि है बच्चों रोध विधि या जिसको रोधक, जिसमें क्या अगर हम बात करें तो जैसे अगर पुरुष में जिसमें क्या कहते हैं निरोध का प्रयोग करते हैं जिसको कॉन्डोम बोलते हैं बच्चों, और उसके बाद महिलाओं में भी होता है जिसको कॉपर टी कहा जाता है, ठीक है ना। कॉपर टी होता है, उसे भी महिलाओं के वजाइना में स्थापित करा दिया जाता है, वो भी एक प्रकार की झिल्ली होती है। तो ये रोध विधि है। और दूसरा है बच्चों जिसको बंध्याकरण या फिर नसबंदी कहते हैं, ठीक है ना, नसबंदी या फिर बंध्याकरण, जिसमें पुरुष नसबंदी में क्या होता है बच्चों, पता है कि शुक्र वाहिनी को काट कर बांध देते हैं, और जो महिला नसबंदी होती है यानी महिला नलबंदी उसको कहते हैं, उसमें महिलाओं के जो अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी को काट कर बांध देते हैं। तो ये दोनों विधियां अपनाने से बच्चों यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें देखिए एक मिनट भाई, क्वेश्चन क्या है, यौन संचारित रोगों से बचने की 2 विधियां। तो रोध विधि है, और यहां पर नसबंदी नहीं होगा भैया, सॉरी, क्योंकि यौन संचारित रोगों से बात कर रहा है ना, तो रोध विधि तो ठीक है, इससे रोगों से बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो रोध या रोध, और दूसरा है, ठीक है ना, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना से मतलब यौन संबंध ना बनाना, यौन संबंध ना बनाना, यौन संबंध ना बनाना। ये क्या है, एक प्रकार की देखेंगे कि ये भाई विधि तो नहीं है, लेकिन एक तरीका यही है बच्चों। पहला है रोध या रोधक विधि,
ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या है कि यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा क्या है, कौन सी विधि हम अपनाएंगे कि संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित अगर नहीं करते हैं तब क्या हो जाएगा, हम यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन अगर ये बात करें तो चौथे चैप्टर से है। चौथे चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण दीजिए। आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है बच्चों, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, ठीक है ना, और जिनका संबंध गुणसूत्र से होता है। तो जो ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं, यानी जेनेटिक, ठीक है ना, जेनेटिक तरीके से आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं, ऐसे रोग को कहते हैं बच्चों आनुवांशिक रोग। जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, ठीक है ना, वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंड कहते हैं, और हीमोफीलिया इसको कहते हैं बच्चों ब्लीडर रोग, ठीक है ना, हीमोफीलिया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रीय विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों का नाम लिखिए। यानी ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो गुणसूत्रीय विकार यानी गुणसूत्र में फेरबदल हो जाए तब वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला है बच्चों टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम, और दूसरा है डाउन सिंड्रोम। चलिए अब देखिए टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और लॉन्ग में फिर से हम एक बार समझा देंगे। हालांकि आगे भी क्वेश्चन है तो उसी में हम देख लेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब यहीं से समझ लेंगे बच्चों कि टर्नर सिंड्रोम क्या है और डाउन सिंड्रोम क्या है, दोनों को हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम यानी यह एक ऐसा गुणसूत्रीय विकार है या गुणसूत्र के द्वारा उत्पन्न रोग है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 1 कम हो जाती है, यानी गुणसूत्र क्या हो जाता है 2n-1 हो जाता है, उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। लेकिन हमें कह रहा है कि केवल गुणसूत्र विन्यास, तो भाई केवल गुणसूत्र लिखना है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो 2n-1 लिख देंगे तब भी सही, या फिर 45 लिख देंगे तब भी सही, या फिर 44 प्लस x लिख देंगे तब भी सही, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों टर्नर सिंड्रोम। और दूसरा कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में देखो नाम है डाउन भले, लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो ऐसा देखिए, ऐसा रोग जिसमें 21वें जोड़ी, इसमें क्या होता है बच्चों, कभी कभार पूछता है कि 21वीं जोड़ी, तो इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक मतलब 2 गुणसूत्र के बजाय 3 हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है, जो जोड़ा रहता है एक बढ़ जाता है, तो इसमें अर्थात एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी, तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें गुणसूत्र विन्यास क्या होता है 2n+1 या फिर 47 या फिर 45 प्लस xy लिख देंगे, ठीक है ना। और इन दोनों रोगों से बच्चों अगर कॉमन में देखें तो इनमें ये रोग जिसमें होता है वो मंद बुद्धि के होते हैं, और उनमें क्या होते हैं जननांग अल्प विकसित होते हैं, ठीक है ना, सिर गोल होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों ये भी 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था, ठीक है ना, और किन्हीं 2 लक्षणों के नाम। हालांकि ये 2 लक्षण का नाम नहीं पूछा था बच्चों, केवल इतना पूछा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया था, तो बस यही लिख देना था। लेकिन हमने यहाँ पर 2 लक्षणों का नाम भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे क्या कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था। अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी तो आपको पता होगा, पुष्प का रंग, बीज का रंग, फली का रंग, पुष्प का आकार, पौधे की लंबाई, इस तरह से 7 विपरीत लक्षण होते हैं। तो भाई पुष्प का रंग और उसके बाद भाई एक जैसे बैगनी है तो बच्चों प्रभावी लक्षण, सफेद है तो अप्रभावी। बीज का रंग, अगर बीज हरा रंग का है तो प्रभावी है, पीला रंग का है तो अप्रभावी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 लक्षणों को भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है बच्चों, ये क्वेश्चन भी 2022 बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है ना, क्योंकि सेट 5 से 7 सेट बनते हैं, तो हर एक चैप्टर से जब उठाता है तो बच्चों एक एक क्वेश्चन इधर उधर से रख देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
तो क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी 46 होती है, या फिर इसको हम 44 प्लस एक्स लिख देंगे। और ये जब होगा तो भाई लड़की में होता है, 44 प्लस एक्स वाई होगा तो लड़के में होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप इतना मत लिखिए, डायरेक्टली लिख दीजिए कि 46 होती है, ठीक है ना। जिसमें जो 44 होते हैं यानी 22 जोड़ी ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और ये स्त्री पुरुष में दोनों में समान होते हैं। और जो 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बच्चों, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यही लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन है 5वें चैप्टर वंशागति का आणविक आधार से। क्वेश्चन है कि जीनोम क्या है। जीनोम किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है। देखिए जो भी बच्चों अगर हम बात करेंगे आपको, तो जो डीएनए की संरचना होती है, ठीक है ना, इस तरह से जो डीएनए की संरचना होती है, तो डीएनए को एक विशेष स्थान से काटने के लिए ठीक एक एंजाइम प्रयोग होता है जिसको कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है ना। और इसी को बच्चों आगे देखेंगे हम, इसी को कहा जाता है आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब आणविक कैंची, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर काटा जा रहा है तो जोड़ने के लिए भी कुछ होगा, है ना, जोड़ने के लिए भी कुछ होगा, क्या होगा चलिए हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। भाई काटने वाला एंजाइम है तो जोड़ने वाला भी तो चाहिए। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काटता कौन है, प्रतिबंधन एंजाइम, और जोड़ता कौन है, लाइगेज एंजाइम। और ध्यान से समझना, और जहां से काटता है बच्चों, अभी हमने बताया कि जैसे यहां से काटता है और जिस भाग से काटता है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम कहते हैं। ध्यान से समझ लेना कि डीएनए खंड को जिस स्थान से काटता है उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। जो काटता है प्रतिबंधन एंजाइम है, और जो इनको फिर से जोड़ देता है उसे कहते हैं बच्चों लाइगेज एंजाइम, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। तो डीएनए में कौन कौन से क्षार होते हैं। तो डीएनए में बच्चों 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्षार होते हैं। कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है ना। क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब ये तो डीएनए में रहा। अब बच्चों आरएनए में क्या होता है। देखिए आरएनए में 3 चीजें यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 3 चीजें तो होती हैं, और थायमिन की जगह बच्चों यूरेसिल हो जाता है, बस इतना अंतर है, ठीक है ना, कि थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल क्षार होता है, बस इतना अंतर है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर क्या है, ठीक। चलिए इसको देखते हैं बच्चों, क्या अंतर है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं, यानी इस डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। तो ये रहा अंतर। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो 6वें चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग से है। कह रहा है कि मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। वहां पर केवल 2 रोग पूछेगा, लेकिन यहां पर हम आपको कई बता दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए। अगर दिमाग से उतर भी जाता है तो आप लिख लेंगे। देखिए मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम कौन कौन से बच्चों, हैजा, तपेदिक जिसको टीबी या फिर क्षय रोग कहें, ठीक है ना, ध्यान रखना तपेदिक, टीबी या क्षय रोग एक ही है, ठीक। तो ये हो गया मियादी बुखार, निमोनिया आदि, ये सभी जीवाणु जनित रोगों की श्रेणी में आते हैं।
ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें क्या कह रहा है बच्चों कि मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम। ये जीवाणु जनित है, ये विषाणु जनित। तो विषाणु यानी वायरस के कारण क्या होते हैं, ये तो बैक्टीरिया के कारण हो गए। अब विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों, तो डेंगू बुखार हो गया, चेचक हो गया, ठीक है ना, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया। तो ये सभी क्या है कि विषाणु जनित रोग हैं। और इसी में कभी कभार देखिए जुकाम भी इसी में आता है बच्चों, जुकाम भी इसी में आता है। अगर पूछ लिया जाए कि जुकाम के अंतर्गत कौन कौन से, ठीक है ना, मतलब जुकाम के में कौन कौन से वायरस क्या हैं उपयोगी होते हैं, यानी कौन कौन से वायरस के कारण होता है, तो एक रहीनो वायरस और दूसरा बच्चों कोरोना वायरस, जो कि अभी क्या है पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो रहीनो वायरस और कोरोना वायरस, इसी के कारण जुकाम होता है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा व्यसन क्या है, कि व्यसन किसे कहते। देखिए व्यसन का मतलब होता है बच्चों लत या आदत। आप अर्थ समझ लीजिए, परिभाषा तो बहुत ही सिंपल एकदम मक्खन है। अब इसके बाद दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्यसन किसे कहते हैं, व्यसन का मतलब लत होता है, आदत। जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल आदि का सेवन करता है और बार बार सेवन के कारण इसका आदी बन जाता है, ठीक है ना, यानी इसकी जो लत लग जाती है, तो इस लत को व्यसन कहते हैं। लत, ठीक है ना, कि मुझे तो तेरी लत लग गई, ठीक है ना, गाना है, तो उसी से आप याद रखना, लत का मतलब है व्यसन, ठीक है ना। कि जब व्यक्ति क्या है कि ड्रग्स, ठीक है ना, और एल्कोहल, उसके बाद क्या है विभिन्न प्रकार के, जैसे क्या है धूम्रपान से संबंधित है, लेकिन ज्यादातर इन्हीं के सेवन से व्यक्ति क्या है आदी बनता है। तो सिगरेट तो कभी भी छोड़ सकता है बच्चों, लेकिन एक बार जो ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह का सेवन शुरू कर देता है वो बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल तरीके से इसको छोड़ सकता है, नहीं तो उसका आदी बन जाता है। तो यही चीज है ना कि जब कोई क्या है अल्कोहल, ड्रग्स आदि का सेवन करता है और बार बार उसके सेवन करने से उसका आदी बन जाता है या उसकी लत लग जाती है, तो इसी लत को व्यसन कहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को व्यसनी कहते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है ओपियोइड्स पर टिप्पणी लिखिए, यानी ओपियोइड्स क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके ये आए हुए और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल किसी ना किसी सेट में ये सारे क्वेश्चन आपको इधर उधर तरीके से दिख ही जाएंगे, ठीक है ना, चाहे तो लॉन्ग में इनको इंक्लूड कर लेगा या फिर शॉर्ट में। तो ओपियोइड क्या है, देखिए ओपियोइड्स एक प्रकार का बच्चों ग्रुप है, इतना समझिए। ओपियोइड्स दवाओं का एक समूह होता है। जैसे क्या है भाई, कोई ग्रुप है और ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट का ग्रुप है तो स्टूडेंट में एक दो स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट आ जाए तो उनका ग्रुप बन जाएगा। इसी प्रकार ओपियोइड क्या है, ये जहरीली दवाओं या नशीली दवाओं का एक समूह होता है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे कि ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है जिसके, दो बार लिख दिया का भाई, जिसके अंतर्गत हेरोइन, मार्फिन, हेरोइन मतलब ये मूवी वाली हेरोइन नहीं, ठीक है ना, कि कटरीना कैफ, उसके बाद क्या कहते हैं, हम समझ लेना कि भोजपुरिया में क्या कहते हैं काजल राघवानी है, जी अरे कोई भी होंगी, तो ये वो मूवी वाली हेरोइन नहीं, ठीक है ना, उसको हीरोइन कहते हैं, ये हेरोइन है। तो हेरोइन, मार्फिन, स्मैक, अफीम, हालांकि ये जो हैं अफीम से ही ये सभी बनते हैं। ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी जो नशीली दवाइयां हैं इसी में शामिल हैं, किसमें, ओपियोइड्स के अंतर्गत। अर्थात ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत हेरोइन, मार्फिन, स्मैक, अफीम आदि नशीली औषधियां शामिल होती हैं। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और ये 7वें चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर से है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि वाहित मल क्या है। अब देखिए हमने बताया ना बायोलॉजी में आप केवल इसके मतलब को समझो। वाहित मतलब बहने वाला, मल का मतलब कचरा, ठीक है ना, मल यानी मलमूत्र, कचरा। तो वाहित मल का मतलब बहने वाला जो मलमूत्र या फिर कचरा। तो देखिए कस्बों, नगरों व शहरों में कि जो घरों के पास जो नालियां होती हैं बच्चों, नालियों में बहने वाले मलमूत्र व कचरे को क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने शहरों में ज्यादातर उसमें क्या होती है बच्चों, बहुत नालियां होती हैं,
ठीक है ना। और लोगों का काम क्या होता है भाई कि मल मूत्र जो कचरा है, कूड़ा करकट, ज़्यादातर लोग लापरवाह होते हैं, उसी नालियों में फेंक देते हैं, ठीक है ना। और उसमें कचरा जो उसमें से क्या है, दुर्गंध आएगा, उसमें पॉलीथीन वगैरह में लपेट कर सब फेंक देते हैं। और वो जो कचरा होता है बच्चों, जो बह रहा होता है, उसी कचरे को या मलमूत्र को वाहित मल कहते हैं। और इसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों के फैलने का कारण है। जैसे अगर हम बात करें डेंगू और मलेरिया, तो इसका जीता जाता उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले मलेरिया, आपने देखा होगा कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक प्रकार से कोरोना वायरस की तरह डेंगू के मरीज बढ़ रहे थे। तो ये चीज़ें क्या है, इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। और ये क्वेश्चन भी बच्चों, इसके ऊपर वाला ये भी 2022 में आया था, और ये क्वेश्चन भी आया था कि किन्हीं दो प्रतिजैविक का नाम, यानी दो प्रतिजैविक जो औषधियां हैं उनका नाम लिखिए। प्रतिजैविक बोले तो एंटीबायोटिक, इसी को एंटीबायोटिक करके दे देगा तो आप परेशान मत रहना। तो किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों का नाम क्या है, तो यहां पर बच्चों पहला है पेनिसिलिन। पहला क्या है, पेनिसिलिन। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जैव उर्वरक क्या है। जैव जिसमें जीव हो, और उर्वरक बोले तो खाद, यानी ऐसी खाद जिसमें जीव हो। अब यही समझ सकते हैं कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं। तो नाम में ही पूरा कॉन्सेप्ट घुसा है बच्चों। जैव मतलब जिसमें जीव हो, उर्वरक का मतलब खाद। तो देखिए अब ऐसी कौन सी खाद है बच्चों जो एक प्रकार से समझ लो जीवित रहती है। तो क्या है, हमारे घरों में अगर हम बात करें, अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा, जिसे हम पास कहते हैं, एक गड्ढा बना करके बच्चों गोबर को फेंकते हैं, तो वो जो खाद बनती है उसको कहते हैं जैव उर्वरक। और वो खाद कहीं ना कहीं हमारे खेतों के लिए अमृत साबित होती है। क्यों? क्योंकि उससे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी बच्चों, और साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी वो सब्जियां पर मतलब दिक्कत क्रिएट नहीं करेंगी। वो सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, उसमें जो भी अनाज या सब्जियां उगेंगी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, ठीक है ना। तो जैव उर्वरक क्या है बच्चों, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके जो पेड़ पौधे हैं उनको सौंप देते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट करना, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी क्वेश्चन आया था, और इसके पहले वाला भी, दोनों 2022 में पूछे गए थे। आप पेपर में देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बायोगैस क्या है, बायोगैस किसे कहते हैं, बायोगैस, ठीक है ना, या इसी को जैव गैस, या इसी को गोबर गैस, कई नाम से जाना जाता है। तो लेकिन बायोगैस ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। लेकिन इसी के नाम बच्चों जैव गैस और गोबर गैस भी है, इतना समझ लेना। तो बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है, और जिसमें मुख्य रूप से बच्चों मेथेन होती है। और ये भी बात करें तो एक प्रकार से जो गोबर गैस होती है, यानी जो गोबर का ढेर लगा होता है उसमें उत्पन्न होती है। जैसे गोबर अगर आप हटाते हैं तो बच्चों उसमें देखा होगा कि हीट यानी गर्मी भाप निकलती रहती है। वो गैस कौन सी होती है, मेथेन गैस। तो बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मेथेन होती है, और यह मुख्यतः मवेशियों के मलमूत्र से बनती है। जो अभी हमने बताया कि जानवर के जो मलमूत्र उनके गोबर से बनती है, और इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। तो बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि घरेलू उत्पाद में उपयोगी दो सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। यानी जो घरेलू उत्पाद होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं बच्चों, अगर हम बात करें तो उनको बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव ठीक प्रयोग होते हैं, या कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा वो प्रोडक्ट बनता है। तो पहला है बच्चों सिरका, और सिरका किसके कारण बनता है, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु से, ठीक। और दूसरा क्या है, दही। दूसरा दही है बच्चों, और दही आपको पता होगा किससे, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनता है, ठीक। तो ये रहे दो सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो 36 है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है वो 8वें चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं से हैं। और बात करें बच्चों इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग में आता है, जैसे पीसीआर आता है, ठीक है ना, और लाइगेज एंजाइम वगैरह हो गया, प्रतिबंधन एंजाइम हो गया, ठीक। तो ये एंजाइम तो हमने इसके पहले भी बता दिया है ना,
कि आणविक कैंची, जैसे अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, तो इसीलिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसमें एक जो क्वेश्चन है वो लिख लिया है कि आणविक कैंची क्या है। तो इसके पहले हमने बताया बच्चों कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं और यह डीएनए खंड को काटता है। और बाकी इसी में का अगर हम बात करें, ये जो चैप्टर है बच्चों आपका आनुवांशिकता वाले, सॉरी जो आनुवांशिकता से है चैप्टर ना, आनुवांशिक का जो आणविक आधार है जिसमें डीएनए आरएनए है, उसी चैप्टर से ये पूरा मिलता जुलता है, इसलिए इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं और जो हैं उनको तो हमने पहले देख रखा है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो है 9वें चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर सेट में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर जाता है। और अब की साल भी ये क्वेश्चन 2 सेट में आया था कि पारजीनी जंतु क्या है, या फिर पारजीनी जंतु पर टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा बच्चों ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं। तो तीनों समझ लो एक ही चीज है, उसमें घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखिए पारजीनी जंतु क्या होते हैं, ठीक है ना। पार का मतलब देखिए, पारजीनी जंतु का मतलब जिसमें अलग से कोई जीन डाल दिया जाए, ऐसे जंतु को पारजीनी। अब लिखेंगे बच्चों कैसे कि ऐसे जीव जिनके डीएनए में फेर बदल करके, यानी ऐसे जीव जिनके डीएनए में बदलाव कर दीजिए, ठीक है ना, हेर फेर करके या फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, तो ऐसे जीव को ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जंतु कहते हैं। और इससे एक नई नस्ल तैयार हो जाती है। भाई अगर हम अलग से जीन डाल देंगे तो एक नई नस्ल तैयार हो जाएगी, जैसे यहां पर डॉली भेड़ हो गया, कागा गाय, मीरा बकरी। तो ये क्या है बच्चों, ट्रांसजेनिक जीव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। है तो भेड़ लेकिन अलग से जीन डाल दिया तो एक नई प्रजाति बन गई, उसका नाम दे दिया डॉली भेड़, ठीक है ना। जैसे गाय है तो कागा गाय और मीरा बकरी, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। देखिए बायोपायरेसी क्या है पहले समझ लीजिए। बायो जो पायरेसी है बच्चों, एक प्रकार की मान के चलिए ये इंटरनेशनल लेवल पर या मल्टी नेशनल लेवल पर एक चोरी है। मतलब एक चोरी का मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, चोरी कह रहे हैं, चोरी है, ठीक है ना। एक क्या है, चोरी है, ठीक। चोरी का मतलब कैसी चोरी, ऐसा नहीं कि गए बनिया की दुकान से कुछ चुरा लिया, नहीं। मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संसाधन का उपयोग करना, यह कहलाता है बच्चों बायोपायरेसी। मतलब कोई देश या कोई क्या करे, कोई संगठन या कोई मल्टीनेशनल कंपनी क्या करे बच्चों, किसी देश के किसी प्रोडक्ट को ले ले और उनकी बिना सहमति के ही उसका उपयोग करे और बोल दे कि ये हमारा है, तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी, ठीक है ना। चलिए और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ बासमती चावल की प्रजाति है, तो बासमती जो चावल की प्रजाति है बच्चों वो क्या है, बहुत समय पहले यानी बहुत पहले से ही हमारे यहाँ उसकी प्रजाति थी, लेकिन बहुत सारे देश ने उसको कई वर्षों के बाद बताया कि हमने मार्केट में इसको क्या किया है, जनरेट किया है, यानी हमने ये प्रजाति तैयार किया है। तो भाई ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, चोरी हो गई ना, ठीक। तो ये है बायोपायरेसी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जीन चिकित्सा क्या है। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है जीन चिकित्सा, यानी जीन चिकित्सा क्या है बच्चों की, देखिए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर से किसी दोषपूर्ण यानी कोई खराब जीन हो जिसमें दोष हो और उस दोष को दूर कर दिया जाए, और उसको कैसे दूर करें, एक नए जीन के द्वारा, यानी उस जीन को, पुराने जीन को निकाल करके नया जीन डाल दें, तो बच्चों उसका जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि स्वस्थ जीन उसके अंदर जाएगा। तो जीन चिकित्सा होता क्या है उसको समझिए कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकालकर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है जीन चिकित्सा में, कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत दोषपूर्ण जीन को निकालकर उसके स्थान पर किसी व्यक्ति के स्वस्थ या क्रियाशील, ठीक है ना, जीन को अगर हम डाल दें तो वो कहलाता है जीन चिकित्सा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो 10वें चैप्टर जीव और समष्टियां से है। कह रहा है कि किन्हीं दो बाह्योष्मी प्राणी का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आया था अब की बार। और बच्चों एक होता है अंतरोष्मी। देखिए बाह्योष्मी का मतलब जो बाहर से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं बाह्योष्मी। और जो अपने अंदर शरीर की मतलब जिनके शरीर के अंदर ही बहुत सारी ऊष्मा होती है वो अंतरोष्मी में आते हैं। जैसे अगर बाह्योष्मी का मतलब बाहर से ऊष्मा, छिपकली। छिपकली में देखा होगा आपने, जैसे ठंड का सीजन चल रहा है बच्चों, तो इस समय नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका शरीर क्या है, इस टेम्परेचर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, यानी उसके अंदर जो खून होता है वो जमने लगता है और गर्मी के दिनों में फिर से वो बाहर निकल आते हैं। तो छिपकली और मेढक ये बाहर से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अंतरोष्मी मतलब जिनके शरीर में, जैसे मनुष्य में है तो भाई वो ठंडी, गर्मी, बरसात हर एक मौसम को सहने की क्षमता होती है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब की साल भी आया था और लगभग हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ जाता है। क्वेश्चन है कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल जीवशाला में रख दिया जाए तो वह जीवित रह पाएगी, मतलब तो क्या वह जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई मछली है भैया, उससे क्या करना है रसगुल्लों, कि समुद्री मछली को अलवण जल जीवशाला में रख दें, यानी समुद्र से निकालकर उसे क्या कर दें, ऐसे पानी में डाल दें जिसका पानी खारा ना हो, पानी एकदम साफ हो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वह जीवित रह पाएगी। क्वेश्चन कह रहा है क्यों, अगर जीवित रहेगी तो क्यों और नहीं रहेगी तो क्यों, दोनों ये आपको कारण समझाना है, ठीक है ना। अगर जीवित रहेगी तो क्यों रहेगी, नहीं रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी। तो देखिए जीवित नहीं रह पाएगी, आंसर में आएगा बच्चों की जीवित नहीं रह पाएगी। अब रीजन क्या है सुनिए, क्योंकि परासरण प्रक्रिया द्वारा, उसमें परासरण होता है बच्चों। परासरण होता है तो मतलब कि जैसे उसके शरीर का उसके शरीर में जो ब्लड है वो भी खारा हो जाता है, और जब उसके शरीर का ब्लड, अगर हम बात करें उसके शरीर से खारापन अचानक से निकलेगा, केमिस्ट्री में परासरण आपने पढ़ा होगा, तो जल में घुल जाएगा, जिसके कारण उसके शरीर का जो उसमें शरीर में जो रक्तदाब होगा यानी ब्लड प्रेशर और जो रक्त का आयतन है दोनों बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगी बच्चों, मर जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया लॉजिक क्या है। सिंपल सा बात, सिंपल सी जो लॉजिक है बच्चों वो ये है कि परासरण प्रक्रिया द्वारा उसका रक्तदाब और रक्त आयतन बढ़ जाएगा और वह मर जाएगी। बस इतना रीजन है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है। मरुद्भिद का मतलब बच्चों जो मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं, जैसे अगर हम नागफनी को ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर हम नागफनी का एग्जाम्पल ले लें तो नागफनी में इसी टाइप के जो पौधे होते हैं या फिर जो कैक्टस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, बबूल होते हैं, तो जो मरुद्भिद पौधे में कांटे किसका रूपांतरण है, यानी जो कांटे हैं वो किसका रूप हैं, तो जो कांटे हैं बच्चों वो पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन भी आया था कि उत्पादक और अपघटक में क्या अंतर है। उत्पादक किसे कहते हैं और अपघटक किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, उत्पादक का मतलब जो उत्पादित करते हैं कुछ चीज, अपघटक का मतलब जो उसका अपघटन करते हैं। देखिए उत्पादक के अंतर्गत बच्चों हरे पेड़ पौधे आते हैं, वही जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, और जबकि अपघटन में सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे इसमें जीवाणु, विषाणु विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे अगर हम बात करें फफूंद वगैरह हैं, तो ये सभी सूक्ष्म जीवों में आ जाएंगे, ठीक। तो सूक्ष्म जीव अपघटक हो गए और पेड़ पौधे क्या हो गए, उत्पादक हो गए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों 11वें चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण से है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जैव विविधता क्या है। ये भी 2 से 3 सेट में अब की बार आया था और हर साल आता है कि जैव विविधता क्या है और इसके संरक्षण की 2 विधियां लिखिए। देखिए जैव यानी जैव का मतलब क्या है, जीवित प्राणियों से है, विविधता का मतलब विभिन्नता, विविधता का मतलब विभिन्नता। तो वन्य जीवों का मतलब जो वन में रहने वाले जीव हो गए, एवं अन्य प्राणियों, इसमें मनुष्य वगैरह भी शामिल हो जाएंगे, यानी सभी जीव आ जाएंगे। तो वन्य जीवों
एवं अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी उनमें जो भी विभिन्नताएं होती हैं, अब ये विभिन्नताएं बच्चों आनुवांशिक भी हो सकती हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकती हैं, कृत्रिम तरीके से भी, ठीक है ना। और ये क्या है, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे बच्चों, अगर गर्म प्रदेश है तो वहां कुछ समय तक बिताएंगे तो क्या है, शरीर उसी अकॉर्डिंग ढल जाएगा। ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो शरीर धीरे धीरे उसी अकॉर्डिंग ढलेगा। तो ये चीज होता है कि हमारे शरीर में क्या है, विभिन्नताएं आती रहती हैं। तो वही कह रहा है कि वन्य जीवों एवं अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। देखिए, जैव विविधता की संरक्षण करना है तो इसके लिए कौन सी विधियां हैं? दो। पहला स्वास्थानीय। स्वास्थानीय ऐसा होता है जिसमें जीव को उसी के वास स्थान में संरक्षित कर दीजिए, यानी सुरक्षित रख दीजिए। और बाह्य स्थानीय का मतलब जहां पर उनका जन्म होगा वहां से समझ लो उस जीव को हटा करके किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देंगे, तब कहा जाएगा बच्चों बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है? यह क्वेश्चन भी 2022 में आया था कि तप्त स्थल या हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। देखिए, तप्त स्थल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, तप्त स्थल यानी ऐसा स्थान जो बहुत ही ज्यादा गर्म हो, ठीक है ना, और खास तौर पे वहां की जैव विविधता क्या है, संरक्षित ना रह सके। ठीक, चलिए लिखेंगे क्या कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है। संकट का मतलब बच्चों वहां सरवाइव ना कर सके, ठीक है ना, डिस्पोज हो जाएं, वो नष्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 46 है बच्चों, वो कह रहा है कि पवित्र उपवन, पवित्र उपवन किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना। पवित्र उपवन किसे, नाम से ही पता चल रहा है पवित्र उपवन। तो ऐसा उपवन जो पूजा स्थलों के चारों ओर होता है। भाई पूजा स्थल क्या है, एक पवित्र स्थान है, ठीक है ना। ये ऐसा उपवन बच्चों जो पूजा स्थलों के चारों ओर होता है उसे कहते हैं पवित्र उपवन। यानी एक ऐसा स्थान होता है जहां बीच में पूजा करने का स्थान होता है, जहां पर हवन किया जाता है बच्चों, और चारों तरफ पेड़ लगे होते हैं, तो ऐसे स्थान को पवित्र उपवन कहते हैं। और ये उपवन बच्चों राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यानी यहां पर आप पेड़ को नहीं काट सकते हैं, पेड़ की टहनी नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत सारी इन सब चीजों पर क्या है, रोक लगा होता है, वर्जित होता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। और ये क्वेश्चन भी 2022 में 2 से 3 सेट में आया था और हर साल पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो बच्चों वह क्षेत्र यानी ऐसा एरिया या वह क्षेत्र जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों संरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसा क्षेत्र बच्चों जहां पर वन्य जीव यानी वन्य के जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र यानी जो पर्यावरण दोनों क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं, यानी वहां पर कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो, ठीक है ना, यानी कोई हानि ना पहुंचाया जाए, तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं बच्चों राष्ट्रीय उद्यान। जैसे भारत में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, जैसे गिर नेशनल पार्क है या गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने यहाँ राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य यानी 2 उद्देश्य लिखिए। और ये क्वेश्चन भी 2022 में आया था कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो भाई इसके 2 उद्देश्य लिखना है। पहला, वन्य जीव को संरक्षित रखना, और दूसरा पर्यावरण को संतुलित बनाना। यही तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर जो 49 है रसगुल्लों, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि भारत में स्थित 2 प्रमुख हॉट स्पॉट, ठीक है ना। हॉट स्पॉट का मतलब क्या, तप्त स्थल का नाम लिखिए। तो 2 प्रमुख हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? पहला है इंडो बर्मा, दूसरा पश्चिमी घाट। अगर हम बात करें तो तीसरा भी आप लिख सकते थे पूर्वी हिमालय, लेकिन 2 पूछा है तो 2 प्रमुख यही हैं, और तीसरा भी लिखना चाहेंगे पूर्वी हिमालय, लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत
के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। बच्चों, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेली नेशनल पार्क या हेली नेशनल उद्यान या हेली राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भी लिखिए, ठीक है ना, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है और ये है बच्चों उत्तराखंड में। ठीक, तो ये रहे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को बनाने में बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो आपको बच्चों इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए।